अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। बेटा आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। ठीक हो गया। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और साथ हमने डीएनए की डिटेल पढ़नी है। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एवरी लिविंग सेल्स। ठीक हो गया। एंड दे आर जनरली लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। ये क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या है? एसेंशियल कंपोनेंट्स है, लिविंग सेल के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। और ये यूजुअली क्या होते हैं? लॉन्ग चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो लॉन्ग चेन है वो बेसिकली किस पे कंसिस्ट करती है? उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? इट कंसिस्ट ऑफ ईच न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेस, कि उसमें क्या होती है? एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजनस बेस में भी एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायामिन, यूरासिल। उसके अलावा एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट होती है एंड अ फॉस्फेट ग्रुप इज़ प्रेजेंट। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो इसमें आप कह लें कि पेंटोज शुगर है वो इस तरह से 5 कार्बन शुगर इस रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होती है और उसके साथ क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट। न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारे पास उसकी 2 टाइप्स आ जाते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज डीएनए एंड अदर वन इज कॉल्ड एज आरएनए। ठीक हो गया। डीएनए एंड आरएनए, इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आज हमने बेसिकली डीएनए के बारे में पढ़ना है। डीएनए की जो एब्रीवेशन है इट इज़ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको जो है डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रिक ने इन 1953। ठीक हो गया। इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर था कि डीएनए किस तरह किस पे कंसिस्ट करता है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है और किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है, उसको एक्सप्लेन किया था वॉटसन एंड क्रिक ने इन 1953। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इट इज़ अ लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रैंड्स पे कंसिस्ट करता है, 2 चेन्स पे कंसिस्ट करता है। एंड ईच चेन इज़ मेड अप ऑफ शुगर, फॉस्फेट एंड अ बेस। कि उसमें क्या होता है? हर एक चेन में ये इस तरह से एक ये और एक इस तरह से स्टैंड प्रेजेंट है। ठीक हो गया। अब ये जो स्टैंड का ये वाली साइड है ना, ये इसमें शुगर एंड फॉस्फेट्स, शुगर एंड फॉस्फेट मेक्स द बैकबोन ऑफ दिस स्ट्रैंड एंड नाइट्रोजनस बेस आर प्रेजेंट हेयर। ठीक हो गया। जैसे हमारे पास एक लैडर होती है, सीढ़ी होती है, उसके स्टेप्स बने हुए होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास ये नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती हैं। दीज आर द 2 स्ट्रैंड्स। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, दीज 2 नाइट्रोजनस बेसिस आर कनेक्टेड विद ईच अदर, कि वो एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड होती हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि ये बिल्कुल ट्विस्ट हो जाते हैं और ट्विस्ट होकर ये क्या करते हैं? एक दूसरे के दे आर रैप्ड अराउंड ईच अदर एंड दे फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब अगर आप इसको देखें इस स्ट्रक्चर को, सो ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है दिस वन, यहाँ पर क्या है? शुगर एंड फॉस्फेट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। और ये आपको जो सेंटर में नज़र आ रही है, दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक हो गया। अब ये जो इनका नाइट्रोजनस बेसिस है, इनके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। ये नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड थायामिन। ठीक हो गया। एडेनिन जो है वो हमेशा बॉन्डिंग बनाती है विद थायामिन एंड गवानिन ऑलवेज फॉर्म्स बॉन्ड विद साइटोसिन। तो ये इनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। और यही जो सीक्वेंस होता है ना, कि नाइट्रोजनस बेसिस किस सीक्वेंस में अरेंज होंगी, लाइक एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायामिन, इट मे बी डिफरेंट, गवानिन, साइटोसिन, थायामिन, एडेनिन, थायामिन, साइटोसिन, गवानिन, एडेनिन, ये इट्स वेरीज फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। सो ये जो इनका सीक्वेंस होता है ना, बेसिकली ये सीक्वेंस ही डिसाइड करता है कि अमाइनो एसिड्स किस तरह के बनेंगे और बाद में प्रोटीन किस तरह की फॉर्मेशन। सो बेसिकली हम जो कहते हैं हमेशा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सेल्स की, कि सेल किस तरह से बिहेव करेगा, वट एवर ऑल द इंफॉर्मेशन आर स्टोर इन डीएनए। सो वो सारी इंफॉर्मेशन इसी ये जो नाइट्रोजनस बेसिस का हमारे पास सेंटर में आ जाता है ना सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस की फॉर्म में स्टोर होती है। आप कह लें कि बिल्कुल ये कोड की फॉर्म में स्टोर होती है सारी इन्फॉर्मेशन, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या ट्रेट होगी, क्या क्या करेक्टर्स होंगे, किस तरह से वो कौन सा करेक्टर जो है वो खुद को अपीयर करेगा। ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर।
अब ये जो डीएनए है ये परमानेंट स्टोरेज प्लेस है फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। की सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है और इसमें सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। और ये क्या करता है, ये जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसको अपने साथ कैरी करता है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करता है इस सारी इन्फॉर्मेशन को, कि किस तरह से पर्टिकुलर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, के अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए। इस सारी इंस्ट्रक्शन को हम बेसिकली कहते हैं जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। ठीक हो गया। ये डिटर्मिन करते हैं कि जो ऑर्गेनिज़म है वो क्या होगा, मैन होगा या ट्री होगा या डंकी होगा। और सेल जो है बन रहा है, यानी अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बन रहा है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह का होगा, ह्यूमन बीइंग होगा, प्लांट होगा या एनिमल की कैटेगरी में लाया करेगा। सिमिलरली अगर एक सेल बन रहा है तो वो सेल कौन सा सेल होगा, नर्व सेल होगा, मसल सेल होगा या किसी और किस्म का कोई और सेल होगा। सो ये बेसिकली सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर होती है। ठीक हो गया। अब ये जो सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस का डीएनए में, जो कि अभी मैंने बताया कि किस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस ने खुद को अरेंज किया हुआ है, ये सीक्वेंस जो है ये डिटर्मिन करता है कि न्यू जो सेल बन रहा है उसमें प्रोटीन्स किस तरह की बनेंगी। ठीक हो गया। सो बेसिकली इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का जो फंक्शन है ना, फॉर्मेशन है, जो बेसिकली आप कह लें कि डीएनए का ट्विस्ट हो जाता है, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना देता है, वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि किसी किस्म का डिसऑर्डर ना हो, नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो अपनी प्लेस से डिस्प्लेस ना हो, ताकि किसी किस्म का कोई भी एरर ना आए, इंफॉर्मेशन करेक्टली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो। ठीक हो गया। अब अगर आप कह लें कि जो डीएनए जीन कैरी की हुई है, अगर उसने कंट्रोल करना है सिंथेसिस ऑफ आरएनए में, ठीक हो गया, अगर इस जीन की आप कह लें कि किसी किस्म की कोई एरर आ जाए तो उससे क्या होगा, फॉल्टी आरएनए बनेगा। तो जब फॉल्टी आरएनए बनेगा तो वो एज फॉल्टी प्रोटीन बनाएगा जो कि नॉन फंक्शनल होंगी, वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। सो अल्टीमेटली किसी भी किस्म का आप कह लें कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक हो गया। देर आर सो मैनी जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें सिकल सेल एनीमिया आ जाता है हमारे पास, फिर हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस आ जाती है, और भी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं दैट आर इनहेरिटेड, जो जेनेटिक्स होती हैं। तो वो उसमें यही होता है कि जो डीएनए का सीक्वेंस होता है ना वो प्रॉपरली डीकोड नहीं हो पाता, आरएनए प्रॉपरली नहीं बनता। जब आरएनए प्रॉपरली नहीं बनता तो फिर प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं बनती, और अल्टीमेटली क्या होता है, किसी भी किस्म का जेनेटिक डिसऑर्डर टेक प्लेस हो जाता है। ठीक हो गया। आज हमने यहीं तक करना था। कल इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आरएनए की डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।